औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले कश्मीर K2 TV जेहलम सेंटर से, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेक्टर F3 पार्ट 4 में। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आज की बताना चाह रहा हूँ वो तो ये है कि आज धूप बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और जिन लोगों को सर्दियों में ये कहते हैं कि शिकायत है कि सर्दी की, वो बड़ा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं आज की इस चमकदार और ज़बरदस्त धूप से। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा खुला आसमान है इस वक्त, और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त शेख अरशद बरकी साहब के जो उनका अपना रिहाइश गाह है वहाँ पे। हमारे साथ आज के जो यहाँ के मेहमान हैं उनसे हम ओवरऑल जो बातचीत करेंगे वो ओवरऑल जो आज़ाद कश्मीर की और कश्मीर की आज़ाद कश्मीर की साथ में जो हमारी ये मीरपुर की जितनी कम्युनिटी है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से, और ख़ास तौर पर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जो प्रॉब्लम्स दरपेश हैं उनके हवाले से बातचीत की जाएगी। कुछ सियासी थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी साथ में होगी। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अरशद साहब से ही हम लोग करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस तरफ जनाब शेख अरशद बरकी साहब का सियासी मशीर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी, और आज़ाद कश्मीर में भी जितनी उनकी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ रहीं उनकी ये उनके साथ पूरी मावनत यहाँ पर करते रहे। और जब मोहतरमा पाकिस्तान तशरीफ़ लाई आखिरी मरतबा तो उस वक़्त भी ये उनके साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बात ही हमने करनी है जो कश्मीर के मसाइल हैं, जो मीरपुर के मसाइल हैं उनके ऊपर, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोहतरमा के साथ आपका बहुत साथ रहा, और मैंने ये भी सुना है इस हवाले से कि जब भी वो यूके जाया करती थी तो वो आपकी रिहाइशगाह पे ही उनका क़याम हुआ करता था। तो कैसी पर्सनैलिटी थी मोहतरमा की, और उनका जो सियासत का एक तरीक़ाकार था, क्योंकि आप तो उनके करीबी साथियों में रहे हैं, तो वो क्या था तरीक़ाकार? देखिए जी वसीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर, आपका और आपके टीवी चैनल की इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आज आप मेरी रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाए और मेरी शहीद कायद दुख्तर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से सबसे पहला आपने मेरा सवाल किया। सही। वसीम साहब, मैंने एक तवील अरसा जम्मू कश्मीर पीपल्स फेडरेशन से अपनी सियासत का आगाज़ किया। AJK में जम्मू कश्मीर पीपल्स फेडरेशन का बानी चेयरमैन रहा। फिर मेरी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जो ना सिर्फ मेरी लीडर थी बल्कि बहनों की तरह थी, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 दर्जन बार मेरी घर ब्रेडफोर्ड तशरीफ़ लाई। फिर बरतानिया में सबसे ज़्यादा उनके पॉलिटिकल फंक्शन मैंने किए, बल्कि एक दफ़ा मैंने इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस की। फिर मुझे ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ऑटोबायोग्राफी, जिसका मैंने नाम रखा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और जमहूरियत। फिर एक मैंने किताब लिखी, कुछ यादें कुछ बातें शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ। वो बेनज़ीर भुट्टो की बरतानिया से रवानगी से लेकर के शहादत तक उसके बारे में मैंने सब जिक्र किया। फिर एक मैंने किताब लिखी यादों के दरीचे मार्शल लॉ से बहाली जमहूरियत तक का सफ़र। उसमें मैंने जिक्र किया कि मार्शल लॉ के दौर में, बिलखसूस ज़िया अमरीत के दौर में, किन किन सियासी कारकुनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम किया और शहीद बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का साथ दिया। बेनज़ीर भुट्टो बरतानिया में जब तशरीफ़ लाई तो जब भी तशरीफ़ लाती, बिलखसूस नॉर्थ ऑफ यॉर्कशायर में जब भी वो आती तो मेरी रिहाइशगाह पे रहती। उनके साथ बिलावल भुट्टो भी होते। आपको मैं अंदर ले चलूँगा, उनकी तस्वीरें देखे। बिलावल भुट्टो जरदरी, आसफ़ा और बख्तावार मेरी वाइफ की ये जो गोद है उसमें बैठे हुए उन्होंने परवरिश पाई। यानी कि आपके फैमिली टर्म्स उनके साथ, बहुत ही फैमिली टर्म्स उनके साथ है। तो like आज जो पीपल्स पार्टी की जो हालत है और उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के जो हालात थे उसमें क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए वसीम साहब, अनफॉर्चुनेटली शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मर्द हुर आसफ़ अली जरदारी ने संभाला दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद पीपल्स पार्टी के कारकुनों से मोहब्बत करती थी, एक आर्डिनरी कारकुन से भी वो मोहब्बत करती थी, उस तरह इस पीपल्स पार्टी में कारकुनों को बिल्कुल दूर कर दिया गया। और तमाम फैसले, मैं आज पीपल्स पार्टी के साथ एक तवील वाबस्तगी के बावजूद ये कहता हूँ कि तमाम फैसले चमक की बुनियाद पे किए। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर और आज़ाद कश्मीर के अंदर और बैरून मुल्क भी बिल्कुल महदूद होगी, सिर्फ सिंध की हद तक रह गई। एक ज़माना में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन थे, और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टेक ओवर किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में और बिलखसूस
ओवरसीज कश्मीरियों में इंतहाई हद दिल अजीज वो सियासी थी। जमात। और उसके साथ साथ जेहलम को मिनी लाड़काना कहा जाता था, जहां पर आज अगर पीपल्स पार्टी का देखा जाए, गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे राजा मोहम्मद अफजल खान साहब, उसमें हालांकि उनकी अपनी भी एक बड़ी शख्सियत थी, लेकिन को 3,500 से ज़्यादा वोट वो नहीं ले सके थे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब मैनेजमेंट प्रॉपर हाथों में ना हो तो फिर रिजल्ट जो हैं वो इसी किस्म के आते हैं। आप हमारे साथ अगले मेहमान जो मौजूद हैं ज़ीशान बरकी साहब, जो कि बैरिस्टर हैं और हाल ही में यूके से तशरीफ़ लाए हैं। और ज़ीशान, वेलकम टू पाकिस्तान। और आपसे एक अहम सवाल जो है, क्योंकि माशाल्लाह यंग है, यंगस्टर्स का हम लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त एक क्लेम है कि शायद वो अपने आप को इतना कंफर्ट जोन महसूस नहीं करते पाकिस्तान को रिहाइश के हवाले से या आने के हवाले से। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान में आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक साइकी डेवलप हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे घर इंटरव्यू के लिए। एंड यू आर करेक्ट, एक काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है जो यंगस्टर्स इंटरनेशनल रहते हैं ओवरसीज़ और यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनके बिटवीन कम्युनिकेशन गैप है। और मसले मसाइल काफ़ी हैं। हम यहाँ आते हैं, देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल मसले हैं, लैंड के इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, और इसकी वजह से काफ़ी लाइक डिसहार्टेड हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली देयर नीड्स टू बी बेटर कम्युनिकेशन एंड फैसिलिटेशन। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने जो ओवरसीज़ कश्मीरी यूथ हैं उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। और मैं इस इंटरव्यू के तवसत से ये कहना चाहता हूँ, आज का प्रेसिंग इशू, आज बर्निंग इशू इस वक्त फ़िलिस्तीन का है। एंड एज अ ओवरसीज़ यूथ we understand the struggle, the victimization, oppression and occupation of Palestine, the people of Palestine, because we likewise have the same struggle and occupation in occupied Kashmir. आप समझते हैं कि जैसे वहाँ पे आपको आज़ादी राय है, तो क्या यहाँ पर आपको अपनी राय देने की आज़ादी आप महसूस करते हैं? मैं सोचता हूँ यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है। ये एक हमें साइकी समझ में नहीं आती है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स ख़ास तौर पर यूके में होते हैं तो वो कानून की बड़ी पासदारी करते हैं, लेकिन मोस्टली हमें यहाँ पर जो यंगस्टर्स आते हैं पाकिस्तान में आते हैं, वो चाहे कश्मीर में है, चाहे बाकी पंजाब में है, दूसरे इलाकों में है, वो वायलेशन करते हुए नज़र आते हैं और बड़ा प्राउडली फिर वो करते हैं कि जो जिससे किया जा सकता है वो कर लें, हमारे पास तो पैसे हैं। तो ये मतलब एक मुझे ये जो एक ड्यूल आपका जो बिहेवियर है, इसकी क्या वजह है? वो जो यंगस्टर्स वहाँ से आते हैं, कुछ होते हैं अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, उनकी तालीम नहीं होती। जो तालीम वाले हैं वो तो करते नहीं है, जैसे कि मैंने वकालत की है, मैं तो ओबीसी वायलेशन नहीं करता। मगर जब हम यहाँ आते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं, कोई कानून नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, फिर ऑब्वियसली नेचुरली हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जैसा माहौल वैसा मीरपुर का और कश्मीर का सबसे बड़ा मसला, एक तो मसला कश्मीर तो है ही है, उसके अलावा आप समझते हैं कि कौन सा ऐसा मसला है जो कि अहम है, जिसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है? यहाँ का मीरपुर का जस्टिस सिस्टम को नहीं है। जस्टिस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। लाइक लैंड के इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हैं, यहाँ सब सिफारिश पर काम होता है और कोई डिले होता है। ये जो सिस्टम है, ये स्टे ऑर्डर का 15-20 साल लग जाते हैं एक मुकदमे में। ये सिस्टम बहुत ख़राब है। पूरी नस्ल जो है वो आगे लग जाती है। तो जब आप लैंड की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, तो शेख अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करना चाहेंगे। चेयरमैन हैं रियल स्टेट आज़ाद कश्मीर के, और उनके साथ उनके वैसे जनरल सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। शेख साहब, ये जो भाई जैसे बात कर रहे थे अभी ज़ीशान, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखने में आती है कि ओवरसीज़ जब आते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना उन्हें करना पड़ता है, उनकी जगहों का ही नहीं पता चलता कहाँ पे गई हैं। और ख़ास तौर पर ये फिर जो डैम वाला जो एक मामला था, डैम की जो तोसी का मामला था, उसके बाद लोगों को जगह अलाट हुई थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो आप चूँकि रियल स्टेट के साथ मुंसलिक हैं और ज़ाहिर बात है कि इन लोगों से आपकी वाबस्तगी रहती है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इस मसले की वजह क्या है और इसका हल क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, आपने सवाल किया, ये बिल्कुल सही बात है कि मंगला डैम जब ये अपरेजिंग हुआ, उधर हमारे जितने भी ये बाइदाद थे उनकी कब्रें भी यकीन करें कि इस डैम में आ चुकी हैं, और काफ़ी सारी कुर्बानियाँ जो दी हैं वो मीरपुर के लोगों ने दी हैं। ये बिल्कुल, ये तो बात होगी। मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा था रियल स्टेट के हवाले से, या मैं बेसिकली आपसे सवाल मेरा ये था कि जो लोगों के प्लाट ही गुम हो जाते हैं, वो आके बेचारे यहाँ पे खज्जल ख्वार होते रहते हैं, तो इसकी क्या वजह? हाँ जी, रियल एस्टेट के हवाले से भी मैं बात करूँगा आपसे। मुझे तकरीबन 35 साल हो चुके हैं इस काम में, लेकिन हमारा जो इधर अदारा है MDA का, तकरीबन ओवरसीज़ हमारे जितने भी क्लाइंट हैं
वो फेड अप हो चुके हैं और यकीन करें कि वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बाहर कैपिटल इस्लामाबाद में करते हैं, बहरिया में करते हैं, DHA में करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि इधर जो अदारा जो है ना, अगर एक सीरियल में प्लाट 100 लगे हुए हैं उसमें 10 प्लाट वो एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो ये जो बात है ना, ये अच्छी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। करप्शन जो है वो अरूज पे है। जी जी यहाँ पे जो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी। वो इसमें पेश है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। और इस बात का कंक्लूजन भी मैं तो यही लूँगा कि शेख अब्दुल रशीद साहब की बात से कि जो यहाँ के जो एक लुक आफ्टर करने वाले, जिनको ये चाहिए कि वो लोगों की लुक आफ्टर करें, अगर किसी की जायदाद या किसी की ज़मीन कहीं पे गुम है या उसको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और वो बाहर से आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि उसकी लुक आफ्टर की जाए, वो बेचारा अपने प्लाट्स को, अपनी जगह को, अपनी चीज़ों को ढूंढता रहता है। और ये एक बहुत अहम मसला, इस पर बहुत मरतबा बात भी हो चुकी है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम अब देख रहे हैं हवाले कश्मीर और हमारे साथ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे यहाँ पे शेख अब्दुल रशीद साहब और बात हो रही थी MD की करप्शन के हवाले से और लोगों के प्लाट गुम हो जाने के हवाले से, जो कि बहुत अहम मसला है पूरे आज़ाद कश्मीर का और ख़ास तौर पर मीरपुर की जो आबादी है ये इससे बहुत ज़्यादा दो चार है। जी सर, आप कुछ कह रहे थे इसमें? तकरीबन 4.5 साल हो गए स्टे लिया हुआ है टैक्सों के बारे में, जो कि टैक्स इधर बहुत बरमार किस्म के लगे हुए हैं, जो कि हम ये कहते हैं कि टैक्स में कमी की जाए, जायज़ टैक्स होगा तो ये अवाम भी चलेगी। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर। हाँ जी, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे चंद DG साहिबान आए थे जो कि मतलब है, जो आज़म साहब थे, साबका DG हमारे, जो उन्होंने इधर स्टेडियम बनाया, उसके बाद बिल्डिंग बनाई MDA की, मंगला डैम, अमूर मंगला डैम की बिल्डिंग बनाई। इस तरह के अगर कोई आदमी आ जाए और हमारे DG साहिबान, तो हमारा काम अच्छा चले, बल्कि ओवरसीज़ को भी सहूलत मिले। बिल्कुल सही होगा जी, ओवरसीज़ को भी सहूलत मिलेगी। और स्टेडियम के तो जो हालात हैं उस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, बहुत ही बुरे हालात हैं। हबीबुल्लाह खान साहब की तरफ हम लोग चलेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और साबका प्रेस सेक्रेटरी भी रहे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के, और इसके अलावा साबका सदर भी रहे प्रेस क्लब मीरपुर के। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और सहाफ़ी की नज़र तो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल आकाब की नज़र होती है कि माशरे के हर पहलू के ऊपर सहाफ़ी की नज़र होती है। सबसे अहम मसाइल कौन से ऐसे हैं, जड़ कौन सी है जो कि जिससे कि अगर हम उसको पकड़ लें तो हम मीरपुर के मसाइल को हल कर सकते हैं? जो जिस शहर में अभी हम बैठे हैं इसकी उम्र अब 50 साल जो है वो हो चुकी है। इससे कबल जो शहर था वो इस वक्त ज़ेर आब है, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ मीरपुर के इश्यूज़ हैं, जिसमें मेनली सबसे बड़ा इशू यहाँ पे जो है वो बेरोज़गारी का है कि हमारी यूथ है। हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं और इतने तालीमी इदारे हैं कि आप, और लिटरेसी रेट पाकिस्तान के चारों सूबों से यहाँ आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा है। हमारे बच्चियों और बच्चे बहुत काबिल हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब वो हर साल सैकड़ों के हिसाब से वो डिग्रियाँ लेकर निकलते हैं, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती। फिर पानी देखें कि जिस तरह अभी शेख साहब फरमा रहे थे कि हमारे आबा अजदाद की जो कबूर हैं वो इस वक्त भी पानी के अंदर हैं, लेकिन आप ये सोच के हैरान होंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा है, लेकिन लीगली यहाँ पे एक घूंट पानी का हम यहाँ से नहीं ले सकते। उस पे जो है वो सिंध को इतराज़ है। 600 क्यूसिक जो है पानी वो जो मंगला का जो मुआहदा था उसमें रखा गया था, लेकिन वीटो किया सिंध ने यहाँ से। फिर यहाँ ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम थी, शहरियों को साफ़ पानी और जो पानी की कमी है वो पूरा करने के लिए वो 7 अरब रुपए की करप्शन की नज़र हो गई है। और जो बड़ी बड़ी पाइप लाइन्स हैं वो दफन कर दी गई हैं सड़कों में, लेकिन उनमें पानी नहीं है। इसी तरह आप देखें रठवा रियाम ब्रिज था, ये फेडरल गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानी के पेश नज़र ये एक तोहफे में दिया था, लेकिन इसे आज 18 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। ये ब्रिज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। हर आने वाला वज़ीर आज़म चाहे आज़ाद कश्मीर का चाहे पाकिस्तान का ऐलान किया जाता है, लेकिन इस पे जो है वो अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा है। इसी तरह सुना है कि उस पर दोबारा काम शुरू कर दिया है, या ये दिसंबर में कहा जा रहा है शुरू होगा, लेकिन उस वक्त पता नहीं कौन वज़ीर आज़म होगा और कौन सदर होगा, और पता नहीं, ये हमें सुनते हुए 18 साल हो गए। अल्लाह करे जो है वो शुरू हो, ये खुशाइन बात है, लेकिन ये 18 साल से जो है ना ये लोगों को जो है वो महज। और फिर इसी तरह शहर के जो दीगर मसाइल हैं, जिस तरह के MDA का ये जो अदारा है, बुनियादी तौर पे जो मुतासरीन मंगला डैम है ये उनकी बहाली के लिए जो है ये आबाद किया गया था, लेकिन ये रियासत के अंदर हुकूमतें बनाने और गिराने का ये इससे काम लिया जा रहा है कि जिसको साथ मिलाना हो उसे प्लाट दे दिए, और जिसे जो है वो नुकसान पहुँचाना हो उससे कोई उसकी अलाटमेंट। ये देखें ओवरसीज़ कश्मीरी यहाँ पे भी बैठे हुए हैं,
वो बेचारे यहाँ आना चाहते हैं, हमारी यूथ भी आना चाहती है, लेकिन यहाँ के मसाइल इस तरह के हैं कि वो यहाँ आके जो है वो बच्चे जो हैं इस वक्त तुर्की जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं और अमेरिका में जा रहे हैं विज़िट के लिए, जब उनकी वो हॉलीडेज़ होती हैं सालाना। यहाँ ना काफ़ी सहूलियात की वजह से वो यहाँ पे नहीं आते। लोड शेडिंग का इशू है जो कि एक दायमी हैसियत अख्तियार कर चुका है कि बिजली यहाँ पे पैदा होती है, लेकिन यहाँ के लोगों को जो है एक तो बिजली दस्तयाब नहीं होती, और जो दस्तयाब होती है वो इतनी महंगी है कि वो उनकी रसाई से बाहर। बहुत शुक्रिया सर आपका। और जब भी आप सहाफ़ी से किसी से बात करें जिसने फील्ड में काम किया हो, तो उसको भी फिंगर टिप्स के ऊपर चीज़ें याद होती हैं, और करप्शन माँ है इन तमाम बीमारियों की। हमारे साथ इस वक्त इस तरह मौजूद हैं जनाब ग़ुलाम रसूल अवामी साहब, साबका एडमिनिस्ट्रेटर हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के। अपने दौर में मीरपुर की बेहतरी के लिए क्या? सियासत जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है। जो भी बंदा यहाँ आके बैठता है इस सीट पर, उसको सियासी प्रेशर इतना होता है कि यहाँ होना ही ऐसा चाहिए कि जिस तरह बाहर मुल्कों में है कि जो अदारे हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उनको जो है वो किसी किस्म की कोई ये नहीं होती कि कोई सियासी मुदाखलत हो यहाँ। लेकिन ये जो हमारा बदकिस्मती है, यहाँ जो है वो सियासी इन्वॉल्वमेंट है। जो मुलाजिम सफाई के लिए यहाँ बल्दिया को जो है वो भर्ती किए हुए हैं, वो सियासी लोगों के, सरकारी लोगों के घरों में जो है वो काम करते हैं। ये सर इल्ज़ाम है या आपका ज़ाती बिल्कुल एक्सपीरियंस? सही है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना तो मैंने कहा जी कि सबसे पहले जो है वो मैं अपने घर पे कोई रखता नहीं हूँ, और जो बंदे लोगों के घरों में हैं वो सारे जो हैं वो उनको हाज़िर किया जाए। तो आप यकीन जाने कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदर साहब, वज़ीर आज़म साहब के घर से जो है वो फ़ोन आने शुरू हो गए। तो हम तो सदर कह रहा है कि वहाँ से बंदा जी हमारे घर में जो बंदे हैं जी, ये मेहरबानी करें उनको रहने दें। ये यहाँ मैं कहता हूँ ना कि ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सदर का ये लेवल हो गया यहाँ पे कि वो एक स्वीपर के लिए फ़ोन कर रहा है, वहाँ से वज़ीर आज़म वहाँ से फ़ोन कर रहा है, यानी कि वो अपनी रियासत की फलाह बहबूद को छोड़ के स्वीपरों के पीछे हुए। बदकिस्मती हमारी ये सियासी लोगों की यहाँ यही है कि ये लोग जो जिनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, मसाइल उन्होंने हल करने होते हैं, तो वो उनके अपने मसाइल जो है ना वो जो है वो सरकारी अदारों से जो है वो अपने लोगों को जो है वो सरकारी मुलाजिम देखें। जो एक चीफ जस्टिस है वो 12-14 लाख रुपया लेता है, लेकिन घर में काम कराने के लिए वो जो है ना वो बल्दिया का बंदा रखता है। ये इस मुल्क में बदकिस्मती यही है कि अदारों को जो है वो उस तरह का, मैं समझता हूँ ये जो है ना ये ओवरसीज़ का शहर है। ये इसी वजह से सारा कारोबार, पूरा बिज़नेस जो है वो सिर्फ ओवरसीज़ पर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस तरह हमारे दोस्तों ने या कि ज़ीशान ने कहा है, बरकी साहब ने और शेख साहब ने, ये अदारा जो हमने MDA है ये सिर्फ बना था मुतासरीन मंगला डैम के लिए। ये जो है कराची से लेकर नीलम तक जो है वो इस सियासी रिश्वत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो पहले मुतासरीन मंगला डैम है उनको 5-5 मरले का मकान मिला था, अब उनकी फैमिलियां जो है वो 10-10 बंदे जो हैं वो शादीशुदा हो गए हैं। उनके बारे में भी किसी ने अभी तक नहीं सोचा कि भाई ये वो जो लोग पहले यहाँ आए थे ये उनके लिए जो अदारा था उन लोगों को जो है फैसिलिटेट करना चाहिए था। लेकिन ये सियासी रिश्वत बल्दिया के पास फंड नहीं, फंड वो गवर्नमेंट ही देती है उसको, जो वो अपने जाती जो उसकी जो टैक्सेस के जो वसूल करते हैं। मुलाजिम इतने भर्ती किए हुए हैं, मैंने कहा ना सियासत जहाँ साहब में अलमाल होती है, जहाँ लोग देखा ना जिस तरह हमारे पाकिस्तान में PIA है, दुनिया में सोया जो है वो पहले नंबर थी और सबसे इस वक्त आखिर में है। 35 जहाज़ हैं तो 700 जो है वो उसके पायलट हैं। तो यही हमारे अदारे में बात कर रहे हैं। अभी ये कल परसों बड़ा शोर मचा हुआ था यहाँ पे, लोगों ने सीट्स बुक करवा ली और अमले ने कहा जी जहाज़ में पेट्रोल नहीं है तो हम आपको लेके नहीं जा सकते। अब उसमें हवा में धक्का लग नहीं सकता। ये सारी जितनी ये इजाफी भर्ती हैं ये उन्हीं के नताइज हैं। हमारे साथ इस तरह मौजूद हैं शेख नदीम साहब। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो सियासी खड़पेंची और ये सिस्टम जो इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से जो दिल टूट चुके हैं हमारे ओवरसीज़ के, बिलखसूस इंग्लैंड के। वैसे तो अमेरिका में भी हैं लोग, स्पेन में भी हैं, दीगर यूरोप के ममालिक में भी हैं। जो फैमिलीज़ वहाँ से आती थी मीरपुर में और अपने आबाई इलाकों में जो वो शॉपिंग करते थे, शादियों का सिलसिला था, वो सारा सिस्टम जो है यहाँ पे लोगों का जो आमदनी वो बढ़ती थी और बिज़नेस तरक्की करता था। लेकिन इनकी बदएतमादियों की वजह से और यहाँ पे बिलखसूस यहाँ पे मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे,
आज की नस्ल के वालिदैन जो पहली दूसरी पीढ़ी के लोग थे, तो यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो पता चला कि हमने जो एक प्लाट लाट कराया है यहाँ पे वो उसकी 3-4 फाइलें बनी हुई हैं। इस वजह से जब उनकी औलादों ने देखा कि यहाँ पे तो डाके ही डाके हैं, तो उनका एतमाद जो है ना वो यहाँ पे नहीं रहा। यही वजह है कि अब वहाँ हमारी जितना हमारी मीरपुर यहाँ आबादी है, इससे ज़्यादा हमारी इंग्लैंड में है। लेकिन ये है कि वो अब यहाँ पे ना तो अपनी शादी वगैरह सिस्टम यहाँ करना चाहते हैं और ना ही किसी और सिस्टम में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तकरीबन 8 लाख से ज़ायद जो आबादी है मीरपुर की, वो इस वक्त यूके में मुकीम है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग आज बात कर रहे हैं मीरपुर की जो अहम मसाइल हैं उसके हवाले से। और एक अच्छी चीज़ ये है कि मुख्तलिफ सियासी रहनुमा तो हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन ऐसे दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अब अपने शोबा में बड़ा अच्छा सर्व कर रखा है। और शहजाद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आप जनरल सेक्रेटरी हैं मीरपुर रियल स्टेट और आज़ाद कश्मीर रियल स्टेट जो इनकी एक तंजीम है उसके। सर आपसे भी सेम क्वेश्चन ही मेरे बनते हैं कि जो ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं, जैसे अभी एमडीए के हवाले से बात हो रही है और लोगों के प्लाट गुम होने के हवाले से बात हो रही है, जिनको डैम की अप्रेजिंग हुई लोगों को। अच्छा, ये एक महकमे का भी एक क्लेम है कि लोगों को जगह दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वो रीक्लेम कर रहे हैं इन चीज़ों को। तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे बात को? मैं इस सवाल का जवाब बहुत शार्ट सा दूंगा आप सब लोगों को। किसी माशरे की बुनियाद अदल के बगैर नहीं हो सकती। सही। अगर अदल नहीं है, मतलब इंसाफ नहीं है, वहाँ आपका माशरा चल ही नहीं सकता। उसके अंदर आप लगा लें, फिर जिस तरह आपने बात मेरा सवाल किया, अदल नहीं है। वो लोग लगाए हुए हैं आप लोगों ने अदारों के अंदर जिनको पता ही नहीं अदारा चलाना किस तरह है। वो लोग अब चुनते हैं अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला के लिए, वो लोग आप चुनते हैं। मैं और आप उसमें जुर्मदार हैं। जिन्होंने आपके लिए कुछ करना होता है, आप वो ऐसे लोग चुन रहे थे जिसमें बरादरी आ जाती है, जिसमें इलाका आ जाता है। वो माशरे तरक्की नहीं कर सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। आप आए जो नालायक लोग हैं उनको आगे बैठाएंगे, किस तरह माशरा चलेगा? मतलब एक माशरा चल ही नहीं सकता। अदारा तो दूर की बात है। मतलब आप दुनिया हमारे बच्चे जो PhD MPhil करके इस वक्त क्यों फ़ॉरेन में भाग रहे हैं? इसका मतलब है जितनी आप गुफ्तगू हो रही है ना यहाँ, इसका एक ही मतलब जवाब है कि हमारे मुल्क में अदल नहीं है। अदल कायम होगा। आप कितनी अच्छी बात की है, साबका एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं। एक प्रेसिडेंट और PM साहब के किसके लिए कॉल कर रहे हैं? एक स्वीपर के लिए अंदाजा लगाए। मतलब ये आपकी जब मेंटल अप्रोच ये होगी तो मेंटल अप्रोच देखें ना। रियल स्टेट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है कि इस कारोबार रियल में? स्टेट के हवाले से इसका एक ही मुस्तकबिल है। रियल स्टेट अदारे के अंदर जो बंदे लगे हुए हैं ना, वो सिर्फ अपने मफादात के लिए काम करते हैं। उनको ना अदारे की मफादात की ज़रूरत है, ना रियासत की मफादात की ज़रूरत है। शार्ट सी बात ये है, जब तक एहतसाब नहीं होगा, एहतसाब क्रॉस द बॉर्डर बरादरी आ जाती है, वो फलाने MLA का बंदा है, फिर आपके ये ज़बानी जमा खर्च मैंने ये कर देना है। मैंने सबसे पहली बात जो आपने की कि जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी मामलात नहीं चल सकेंगे, आगे चलेंगे हम। कामरान भाई, एक अरसे से मतलब आप बिज़नेस कर रहे हैं और हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों का बिज़नेस भी जो है वो ओवरसीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता रहा है, बल्कि करता है अभी भी। बिज़नेस ने ओवरऑल ग्रो किया है मीरपुर में, या बिज़नेस जो है वो पस्ती की तरफ गया, और इसकी क्या वजह है? जब तक माहौल हमारा इस तरीके का नहीं बनेगा, मतलब जैसे देखें हमारे जो बिज़नेस थे, समझ लें कि साल के हमारे कोई 3 या 4 महीने ये बिज़नेस यहाँ का हमारा, 8 महीने जो मतलब बिज़नेस, उसमें जो कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें लोग वहाँ से मतलब बच्चों की शादियाँ करने के लिए आते थे, बाकी मामलात के लिए आते थे। यहाँ अगर इस तरह के माहौल अगर बनाए गए या बनेंगे, लाजमी बात है उसमें लोग उस चीज़ को कतराएँगे, मतलब वो रास्ते बंद होंगे। तो उसमें तो यही चीज़ आप देख लें कि जो पहले भी हालात और मामला चल रहे हैं, मज़ीद उस हिसाब से अगर हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसमें तो बिज़नेस के हालात दिन ब दिन जो है वो पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं। आप लोग अपने बिज़नेस की ग्रो के लिए गवर्नमेंट से कोई मुतालबात नहीं रखते, जाके डिस्कस नहीं करते कि इसको कैसे बेहतर किया जाए? डिस्कस बंदा करे, बात ये कि खुद हमारे जो अंजुमन ताजरा के सदूर बने बैठे हैं
उनमें खुद आपस में जो है ना एक दूसरे का इत्तेफाक नहीं है। बस बने बैठे से ही मुझे जवाब मिल गया आपकी बात का कि वो जिन्हों की आपस इतनी रलदी उन्होंने बाकियां दे नाल की करना है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो ओवरऑल आप समझते हैं कि पस्ती की तरफ पस्ती की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सर, आपकी तरफ मैं एक मरतबा दोबारा आना चाहूँगा कि आपने जैसे एक बात की थी कि सदर पाक अपना जो है वो आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आज़म और जो चीफ़ जस्टिस उनको भी ये चाहिए होते थे, तो कितने कुछ लोग जो हैं वो स्वीपर हैं जो वो इन लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, मतलब टोटल कितने होंगे और कितने परसेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं? भाई वो 300 के लगभग जो है ना वो सफाई वाले हैं, लेकिन यहाँ भी जो है ना वो जो भर्ती हुए हैं ना वो काम करने के लिए उनको शर्मिंदगी होती है। नहीं, मेरा ये सवाल था कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो यहाँ पे इन लोगों ने इंगेज कर रखे हैं? अखबारों वालों ने वो लिस्ट मांगी है उनसे कि वो लिस्ट दे देंगे जी, कि जो घर बैठे तनख्वाह लेते हैं, तो आज दिन तक उनको वो लिस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं हुई। इसलिए कि मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ जो है ना सियासत इन्वॉल्व है। मैंने कहा नहीं, आप तो रहे हैं ना सर, आपके दौर में तो होंगे ना। जब आपको प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म या चीफ फ़ोन करेगा तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो वो कोई ऐसी तो अलादीन का चिराग नहीं है ना जो खुद से आप उसको करेंगे। अगर 325 के करीब लोग हैं तो क्या 50 लोग इन लोगों ने काबू कर रखे हैं, 100 हैं, 200 हैं, कितने लोग हैं? कोई एक फिगर तो आपके? ये मैं आपको बताया ना कि फिगर तो उस वक्त तक है ना कि जो उनकी जो रिटायर होते हैं फिर भर्ती होते हैं। सर नंबर तो सर उसका ये मैं नंबर आपको इसलिए नहीं बता सकता कि ये आप इसको रहने दें कि ये सारे ना करें। अब यहाँ पे मामलात और हालात ऐसे हैं सर कि अगर किसी इलाके का साबका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फिगर कोड नहीं कर सकता, तो आप ये जान सकते हैं कि उसके इख्तियारात कितने होंगे, वो खुद कितना सियासी प्रेशर में उसने काम किया हुआ है। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि वो प्रेशर अभी तक उसके ऊपर चल रहा है, वो प्रेशर अभी तक उसके साथ है कि वो ये फिगर जो है वो नहीं बता सकते कि जी कितने होंगे। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको ये पता ना हो कि आपके इदारे में कितने लोग हैं और कितने लोग ऑन ड्यूटी और कितने को ऐसी जो लोग मौजूद हैं जो कि दूसरे लोगों के घरों में जाके फ़ीस बिल्ला, मैं तो उसे फ़ीस बिल्ला ही कहूँगा, फ़ीस बिल्ला काम कर रहे हैं। बल्कि साहब आखिरी सवाल आखिर में आपकी तरफ आएंगे सर कि जब सियासतदान इतने बुरे हैं, सियासतदान इतने गंदे हैं और सियासतदानों के इतने मामलात हैं कि उन्होंने हर एक आपके इदारे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तो बदलते क्यों नहीं है सर सियासतदानों को? मैं बात आता देखिए, इस मुल्क को भी एक सियासतदान नहीं बनाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी सियासतदान था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सियासतदान था, दुख्तर पाकिस्तान शहीद जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो भी सियासतदान थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ बरादरी की बेस पे चंद ट्राइब्स हैं। यहाँ की आवाम को आपके इस चैनल की तवासत से हाथ बंद करके ये इल्तजा करूँगा कि इलेक्शन में ये ट्राइब की बेसिस पे वोट कास्ट करना छोड़ें। ठीक है, बिल्कुल ठीक होगा जनाब। ओवरऑल जो आज के प्रोग्राम में हमने देखा वो यही देखा कि यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जितने भी आम शख्सियात हैं उन्होंने इसका नतीजा यही दिया कि सबसे अहम चीज़ है कि कानून की पासदारी की जाए। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।